हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2023 के शिफ्ट सेकेंड में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृहद पोषक। पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो कि मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि तथा विकास में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि मृदा में प्रयोग किए जाने वाले वृहद पोषक यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केचुआ। कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से केचुए का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग केचुओं का प्रयोग करके जैविक अपशिष्ट पदार्थों जैसे सूखे पत्ते, सड़ी गली सब्जियां, गोबर आदि से खाद बनाने की प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे मछलियां धान की खेती में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिश्रित मत्स्य पालन। भारत में कुछ प्रमुख स्थानों पर मछली पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे कि मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि एवं विकास कर सके और मत्स्य पालन की यह तकनीक मिश्रित मत्स्य पालन कहलाती है और इसको इंग्लिश में कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्टरनेरिया सोलानी। आलू मुख्य रूप से पौधे का तना वाला भाग होता है और आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक के कारण होता है। इसका लक्षण आलू की बुआई के बाद आलू के पौधों के उगने पर 3 से 4 सप्ताह के बाद आलू के पौधों की पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं। इसमें पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं तथा रोग बढ़ने पर धब्बों के आकार और रंग में भी वृद्धि होने लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोरेनसन ने। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता की माप होती है। इसे उस विलयन में द्रवीभूत हुए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिदम के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है और पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 0 और 14 होती है। अगर पीएच 7 के बराबर है तो इसका मतलब जो विलयन है वो उदासीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है और इसका रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का उपयोग उर्वरकों, रंग द्रव्यों, रंगों, दवाओं, विस्फोटक पदार्थों, दवाओं और अकार्बनिक लवणों के साथ साथ
एसिड के निर्माण एवं पेट्रोलियम के शोधन और धातु कर्म प्रक्रियाओं में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का योग। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृत गंधिता। वसा और तेल में मुख्य अंतर यह है कि कमरे के तापमान पर वसा ठोस होती है और तेल द्रव होते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृत गंधिता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन पानी के ऑक्सीकरण को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, जबकि सोडियम की 11, कैल्शियम की 20, पोटेशियम की 19, एल्यूमिनियम की 13 और क्लोरीन की 17 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उस तत्व की संयोजकताएं बताएं जिसका परमाणु संख्या 12 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसका किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता की माप होती है और किसी तत्व के परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए दान या स्वीकार किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ताकि वह तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके, उसकी संयोजकता कहलाती है। और परमाणु संख्या 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आयनिक बंध। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के आवर्त 3 एवं समूह 2 में स्थित है। इसके बाहरी कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर आवर्त सारणी के आवर्त 3 के समूह 16 में उपस्थित है। इसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर के बीच अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर पर स्थानांतरित कर देता है और जिससे दोनों तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा मैग्नीशियम और सल्फर के बीच जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, तो तत्व X है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एल्केन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। एल्केन मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रमुख रूप होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य सदैव एकल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, C2H4। एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। यह एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। इसके दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। यह एक गैसीय हार्मोन भी है और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंखलन। कार्बन एक रासायनिक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12 होता है। यह ऐसा तत्व है जो कि अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजन बंधन द्वारा श्रृंखला का गुण प्रदर्शित करता है और इसी गुण के कारण अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि से सहसंयोजी बंध बनाकर उच्च अणुभार वाले लंबी श्रृंखला एवं बेंजीन की तरह चक्रीय श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बनाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 19, सहसंयोजी यौगिक साधारणतः। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी में अघुलनशील होते हैं। तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक की तुलना में कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल जैसे अकार्बनिक एवं ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल एवं ईथर में घुलनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, डैश तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वथनांक के ऊपर। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव को गर्म करने पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक तापमान पर ही द्रव उबलने लगता है और जब द्रव का तापमान उसके क्वथनांक तापमान से ऊपर बढ़ाया जाता है तो द्रव के अणु गुप्त ऊष्मा ग्रहण करके वायुमंडल में चले जाते हैं और इसे ही द्रव का वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार क्वथनांक के ऊपर ही द्रवों का वाष्पीकरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं। द्रव की सतह पर उपस्थित कणों में सतह से परे कणों की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है जो कि सतह पर उपस्थित कणों के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है, जिससे द्रव की सतह पर उपस्थित कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर आणविक बल। किसी तत्व के या पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल अंतराणुक या अंतर आणविक बल कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, गैस के कण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक दूसरे से दूर होते हैं। गैसों का न तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही कोई निश्चित आकार होता है क्योंकि गैसों के अणु ठोस एवं द्रव की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, परंतु गैस के कणों का एक निश्चित आकार होता है और गैसों के अणु या कण लगातार सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गर्मी का अनुभव। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। किसी ऊष्मागतिक तंत्र में नियत ताप पर किसी पिंड द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन सा सबलाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयोडीन। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर ऊर्ध्वपतित अर्थात वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं सबलाइम पदार्थ कहलाते हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है जो कि खुले वातावरण में ऊर्ध्वपतित हो जाता है। इसी वजह से आयोडीन को सबलाइम की कैटेगरी में रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, जल का क्वथनांक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव के भीतर उपस्थित वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है और घटने पर घटता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलाइडी मिश्रण। किसी कोलाइडी मिश्रण में उपस्थित कणों द्वारा उसमें से गुजरने वाले प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है और टिंडल प्रभाव का नाम प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आवागाद्रो नियतांक का मान होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अक्रिय गैसें उन गैसों को कहा जाता है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं और सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इन गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान शामिल होते हैं। सभी अक्रिय गैसें एकल परमाणु गैसें होती हैं और इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव 8 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्बल। मार्बल या संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप निर्मित होता है और ये अधिकतर कैल्साइट का बना होता है। यह एक तत्व नहीं है बल्कि चट्टान है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। बैक्टीरिया, काई और कवक में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति इन्हें आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोक्लाइन से बनी होती है और काई की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण संकेतक पौधे होते हैं और लाइकेन थेलोफाइटा समूह से संबंधित वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किंगडम मोनेरा में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक या केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन वह है जिसमें विभिन्न आर्गन एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम है जिसमें फ्लैट वर्म शामिल है। ये जीव आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं दर्शाता है बल्कि उनके शरीर में केवल एक अंतःस्रावी नली होती है जो आहार ग्रहण और अपशिष्ट निकालने का काम करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिस्टोन के बिना डीएनए। प्रोकैरियोटिक जीनोम में डीएनए बिना हिस्टोन के होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में एक एकल गोलाकार गुणसूत्र होता है जो साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरोलिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स की दोहरी परत और प्रोटीन की बनी होती है तथा साथ ही इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली है जो कि पादपों की कोशिकाओं के भीतर रिक्तिका को चारों तरफ से घेरने वाली अर्थात आवरण प्रदान करने वाली झिल्ली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीप्लाइड। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उन्हें पॉलीप्लाइड कहते हैं। ये कोशिकाएं अक्सर पौधों में पाई जाती हैं जैसे कि गेहूं,
आलू, तंबाकू आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रेटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्तंभकार उपकला। स्ट्रेटम अंकुरण स्तंभकार अंदरूनी परत है जो लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाएं नए त्वचा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और त्वचा को लचीलापन और रंग प्रदान करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेग, लिप्रोसी, डिप्थीरिया। ये तीनों जीवाणु जनित रोगों के समूह हैं। इसके अलावा टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग और निमोनिया ये भी जीवाणु जनित रोगों की कैटेगरी में आते हैं। वहीं विषाणु से होने वाले रोगों की कैटेगरी में खसरा, चेचक, पोलियो, एड्स, डेंगू ज्वर, हर्पिस, मेनिनजाइटिस आते हैं। कवक से होने वाले रोगों की श्रेणी में खुजली, दाद, खाज, दमा, एथलीट फुट और गंजापन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44, काला अजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 से 4 महीना। फिर क्वेश्चन नंबर 45, छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्गर दबाव में परिवर्तन। छुई मुई के पौधों की पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं। जब हम इनकी पत्तियों को छूते हैं तो इससे कुछ रासायनिक और विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को तने से वापस भेजते हैं। उससे कोशिका का टर्गर दबाव कम हो जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है और इस प्रक्रिया को ही टर्गर लॉस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्डक्षी कोशिकाएं। गार्डक्षी कोशिकाएं रंध्र के आसपास स्थित होती हैं और रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। जब गार्डक्षी कोशिकाओं में टर्गर दबाव बढ़ता है तो रंध्र खुल जाता है और जब टर्गर दबाव कम होता है तो रंध्र बंद हो जाता है। टर्गर दबाव कोशिका के अंदर और बाहर के तरल पदार्थ के आदान प्रदान के अनुपात पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल की CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विसरण। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के कण अपने आप ही अन्य पदार्थ के कणों के बीच फैल जाते हैं। विसरण के कारण वायुमंडल की CO2 पत्ती के छिद्रों के माध्यम से पत्ती के अंदर प्रवेश करता है और यह CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ओजोन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली गैस है और इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।